हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का मनोविज्ञान साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ताकि आप लोग का एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव में अच्छा जा सके। उसमें क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा है। और अधिकतर जो है आपका इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, सोशलॉजी हो गया, ये सब में जो पूछा हुआ क्वेश्चन ही बार बार पूछते रहता है। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजी का जो भी क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो सारा चीज़ क्वेश्चन बैंक से ही है। नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि क्या होता है। बुद्धि जो है क्या है, बुद्धि किसको बोलते हैं? तो व्यक्ति की जो उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने का मतलब, व्यक्ति का जो उद्देश्य रहता है और उस काम को करने के लिए तात्विक चिंतन करने तथा पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करने की व्यापक क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का जो उद्देश्य है, उस क्रिया को करने के लिए जो भी उसका चिंतन करता है, या फिर तो उसके पर्यावरण के साथ में प्रभावशाली ढंग से उसको चलाता है, संयोजित करता है, नियोजन करता है, उसी को क्या बोला जाता है? बुद्धि बोला जाता है। मतलब कोई भी काम जो है, कोई व्यक्ति का उद्देश्य है कि मतलब हमको ये चीज़ करना है, और उस कार्य के लिए वो पूरा मेहनत कर रहा है, जिस तरह के भी पर्यावरण से संबंधित कोई भी चीज़ उसको बढ़िया से कर रहा है, तो उसी को बुद्धि बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग का क्या है, क्या क्या उद्देश्य है कि एग्जाम जो है बहुत अच्छा से मतलब जो है वो पास करना है। तो ऐसे में आप एग्जाम के लिए चिंतन कर रहे हैं, मतलब जो चिंता कर रहे हैं कि हाँ इस तरह से हमको लिखना है ताकि जो एग्जाम में बढ़िया नंबर आए। तो इसी को बुद्धि बोला जाता है। जिसका पास बुद्धि नहीं है वो चिंतन करता ही नहीं है। बस आगे क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? इसका अर्थ क्या होता है? तो व्यक्ति शब्द का जो है लैटिन भाषा पर्सोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नकाब होता है ना? जिसका क्या अर्थ होता है? पर्सोना का मतलब नकाब होता है, जिसे नायक या नायिका नाटक करते समय जो है मुँह पर लगाते हैं, है ना? उसी को बोला गया है पर्सोना, है ना? लैटिन शब्द है इसका। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक आपदा क्या है? तो पर्यावरण में जो है पर्यावरणीय असंतुलन और पृथ्वी के आंतरिक हलचल, है ना, जब होता है जब भयानक रूप ले लेता है, तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, सुनामी आदि, ये सब घटनाएं जो है प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक आपदा है। फिर से समझते हैं प्राकृतिक आपदा किसको बोलते हैं। तो पर्यावरण में जो है असंतुलन आ जाता है। जिससे कि असंतुलन मतलब अनबैलेंस हो जाता है। क्या अनबैलेंस होता है? तो पृथ्वी का आंतरिक हलचल हो गया, पृथ्वी जो चट्टान जैसा मतलब प्लेट, अलग अलग प्लेट मिल मिल के बना है, तो सब में हलचल आने के कारण जो है भयानक रूप ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि बाढ़ भी आ सकता है, भूकंप भी, तूफान कुछ भी आ सकता है। उसी को जो है जो प्राकृतिक तरीका से होता है प्राकृतिक आपदा कहलाता है। आगे है परहितवाद, है ना? परहितवाद जो है उसका मतलब क्या होता है? तो परहितवाद जो है वो दूसरों की भलाई के लिए जीने का दर्शन है। आगे क्वेश्चन है कि असामान्यता क्या होता है? तो असामान्यता एक व्यवहारिक विशेषता है जो कि किसी विशेष सामंजस्य एवं संस्कृति में मानक के दायरे के क्या होता है? बाहर से होता है। आगे क्वेश्चन है कि शिथिलीकरण जो है वो शिथिलीकरण प्रवृत्ति जो है वो क्या होता है? तो शिथिलीकरण प्रविधि जो है वो विभिन्न तरीका के अभ्यास है, जो कि क्या है, व्यक्तियों को आराम करने तथा तनाव कम करने और शांति व कल्याण की भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह प्रविधि तनाव, चिंता, अनिद्रा और अन्य संबंधित स्थितियों के जो है प्रबंध के लिए जो है उपयोगी होता है। आगे है प्रसरामाजिक जो है ना, प्रसरामाजिक जो है वो सम जो होता है समाजोयोपी, है ना? तो इसमें जो है क्या व्यवहार होता है? फिर से देखते हैं। प्रसामाजिक जो है या फिर तो समाजोपयोगी जो है वो व्यवहार जो है किस तरह का होता है? दोनों में क्या होता है? तो जिस व्यवहार से दूसरे को लाभ हो तो उसे व्यवहार का समाज और लोगों के हित में है, तो उसे प्रसामाजिक व्यवहार कहते हैं। चूंकि जो प्रसामाजिक व्यवहार जो होता है वो समाज के पक्ष में होता है, इसलिए उसको समाजोपयोगी व्यवहार भी कहा जाता है ना? फिर से समझिएगा कि प्रासामाजिक ही और ये जो है समायोज योगी जो है वो दोनों एक ही है ना? तो जिसमें क्या होता है कि दूसरों के लाभ के लिए जो व्यवहार किया जाता है, समाज के लाभ के लिए किया जाता है, दूसरे के हित के लिए किया जाता है, उसी को जो है प्रसामाजिक बोला जाता है। आगे है मनोचिकित्सा के उद्देश्य को लिखें। मनोचिकित्सा का क्या क्या उद्देश्य होता है? तो मनोवैज्ञानिक प्रविधियों या फिर तो साधनों का उपयोग कर व्यक्तित्व की जो है असमानताओं को दूर करने की विधि को ही मनोचिकित्सा कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या क्या है? इसका उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला जो है
वो कि रोग में सुधार के लिए रोगों को संकल्प को प्रोत्साहित करता है, संवेगिक दबाव को कम करता है, सकारात्मक उन्नति के लिए आंतरिक क्षमता को प्रकट करता है, आदतों को बेहतर बनाता है, चिंतन के तौर तरीकों को परिवर्तन करता है, जागरूकता का संवर्धन करता है। ये सारा जो है मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। बहुत सारा है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे है रूढ़ि, है ना? रूढ़ि युक्ति के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक को लिखना है। तो रूढ़ि युक्तियों को प्रभावित करने वाला कारक जो है, पहला सांस्कृतिक पालन पोषण होता है। हमारे परवरिश में हम जिन सांस्कृतिक मानदंड से जो है मूल्यों का रूबरू होते हैं, वे लोग कुछ समूह के प्रति जो है हमारे विश्वास और दृष्टिकोण का आकार दे सकते हैं। यहाँ बात बोला है कि सांस्कृतिक पालन पोषण जो होता है, कि जिस तरह से हम लोग परवरिश करेंगे अपने बच्चों को, या जिस तरह के मापदंड मतलब जिस तरह की रूपरेखा देंगे, उसी तरह से जो है उसका आगे की ओर बढ़ पाएगा। आगे है व्यक्तिगत अनुभव, है ना? विभिन्न समूहों में व्यक्तियों के साथ हमारे व्यक्तिगत अनुभव भी उन समूहों के प्रति हमारा विश्वास हो गया और दृष्टिकोण के आकार भी दे सकता है। मीडिया का चित्रण, मीडिया अक्सर कुछ समूह को एक विशेष तरीके से जो है वो चित्रित करता है, जो कि उन समूहों के बारे में हमारी धारणाओं को प्रभावित भी कर सकता है। इस तरह से और भी चीज़ें हैं। आगे है कि समूह के कार्य को लिखिए, मतलब समूह में जो काम किया जाता है, उस काम को लिखना है। आखिर इससे क्या बेनिफिट होता है? तो समूह व्यक्तियों के अन्य लोगों के साथ बातचीत करने, सामूहिकीकरण करने और संबंध बनाने का अवसर प्रदान करता है, जो कि सामान्य हित हो गया, लक्ष्य हो गया, मूल्य हो गया, उसको साझा करता है। मतलब कोई भी चीज़ है एक अकेले व्यक्ति नहीं करता, उसको किसी के साथ साझा करता है कि हम ये काम कर रहे हैं, तो तुम भी साथ में जो है वो करो, है ना? दोनों को मतलब मिल के किया जाता है। तो सामूहिक कार्य क्या होता है? तो समूह में जो है कि अपने काम को साझा करके दूसरे व्यक्तियों के साथ में साझा करके जो कार्य किया जाता है किसी विशेष लक्ष्य के लिए या मूल्य को प्राप्ति के लिए, तो उसी को बोला जाता है सामूहिक कार्य। आगे है सामूहिक कार्य के और भी जो है वो सामूहिक और क्या कार्य है? तो समूह सदस्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है ना? समूह जो है सदस्यों की आवश्यकता, जो भी सदस्य की आवश्यकता है उसको पूरा भी करता है समूह। और कुछ समूह जो है प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे भूख प्यास आवास पूर्ति करने के लिए भी गौण आवश्यकताएं होते हैं। उसी तरह से समूह जो है अपने नेता के आधिक्य भावना को पूर्ति करता है। सदस्य नेता को पिता तुल्य मानते हैं और उसे प्रतिष्ठित सम्मानित भी करते हैं। इस तरह से बहुत सारा सामूहिक कार्य है, आप लोग लिखिएगा कि हमें ना समूह में क्या-क्या कार्य किया जाता है, कौन-कौन कार्य समूह में होता है। अब आगे है कि वायु प्रदूषण से व्यक्तियों के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? तो वायु प्रदूषण जब होता है तो आधुनिकीकरण में औद्योगिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूल कण इतना ज़्यादा धुआँ निकलता है कि क्या है, औद्योगिक का फलस्वरूप मानव, पशु, पेड़-पौधा सारा का जीवन जो है वो क्या हो गया, वायु की जो है गुणवत्ता के में जो है गिरावट आया। पहले जैसा शुद्ध वायु नहीं है, अब रहा। तो वाहनों हो गया, कारखानों हो गया से निकलने वाला धुआँ से कई तरह का हानिकारक विषैला गैस मौजूद होता है, जिसमें कि तरह-तरह के विषैले गैस होते हैं, है ना? जो कि वायु में लगातार क्या होते हैं, घुलते रहती है, और यही कारण जो है कि प्रदूषित वायु जो हम लोग साँस लेते हैं और फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा में जो है पूरा का पूरा गंदगी भर जाता है, जिसके चलते जो है स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है ना? इससे स्वास्थ्य संबंधी जो है कितना तरह के बीमारी हो जाता है ना? खाँसी, उसी तरह-तरह के से फेफड़ा में कैंसर, इस तरह बहुत मतलब तरह-तरह की बीमारी होता है। वायु प्रदूषण से आँख में भी जलन होता है, धुआँ आँख में आता है तो, है ना? दृष्टि कम हो जाता है, सिर दर्द देता है, थकान, नींद अच्छा से नहीं आएगा, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे जो है वो वायु प्रदूषण से बीमारी होता है। ये लिख लीजिएगा आप लोग। आगे है वृद्धावस्था में समायोजन की समस्याओं को लिखें, है ना? वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है, बुढ़ा हो गया, तो उसको क्या-क्या समस्याएँ होता है? तो वृद्धावस्था में सबसे पहले जो है स्वास्थ्य में गिरावट होता है, स्वास्थ्य जो है वो, अभी एक यंग व्यक्ति को देखिए और एक बुढ़ा व्यक्ति को देखिए, हाथ-पैर में पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह से परिवर्तन होता है। तो वही चीज़ बोला वृद्धावस्था में जो है किस तरह का समस्या होता है? तो पहली बात कि उसका शरीर जो है पूरा मतलब गिरावट हो जाता है, हाथ-पैर सब जो है वो सिकुड़ जाता है, चलने-फिरने की सीमाएँ जो है दुर्लभता, कम ऊर्जा और स्तर जो है सभी दैनिक गतिविधियाँ प्रभावित होती है, जिससे कि निराशा भी होता है, दूसरों पर निर्भरता और जीवन की गुणवत्ता में कमी भी आ जाता है। वृद्ध जो है वयस्कों की भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि चिंता, अवसाद की भावना भी शामिल होता है। अब वृद्ध व्यक्ति जो है वो यंग व्यक्ति है, उसका मतलब कुछ भी बोल दिया तो उसको भी जो है वो चुनौती का मतलब सामना करना पड़ता है यंग व्यक्ति के, कि अरे यंग है, इसके पास मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो अच्छा जो है हेल्थ है, ये सारा चीज़, तो उसके भी चुनौती को जो क्या सामना करना पड़ता है वृद्ध व्यक्ति को। बुढ़ापे के जो अक्सर संज्ञात्मक परिवर्तन से जुड़ा होता है, जैसे कि स्मृति होगी, हल्की गिरावट या प्रसंग का गति, सारा चीज़ बुड्ढा में कम हो जाता है। आगे बोला अशाब्दिक संचार क्या है? तो अशाब्दिक संचार जो है, वो बोली जाने वाले भाषा का उपयोग के बिना जो है संदेश, सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। मतलब बिना बोले जो है व्यक्ति एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के मतलब बता दिया बात, बिना बोले, है ना? इसी को बोला जाता है अशाब्दिक संचार। मतलब बिना बोले इशारा या जिसी तरह भी बोले, पर आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति को अपने जो अंदर में जो अपना हम कोई भी विचार को प्रकट करना चाहते हैं, बिना बोले अगर अगला व्यक्ति को हम प्रकट कर दिए हैं, तो उसी को बोला जाता है अशाब्दिक संचार।
इसमें चेहरे के हाव-भाव, इशारे, मुद्रा, आँखों के संपर्क या स्पर्श और अन्य गैर मौखिक संकेत भी इसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन बोलना नहीं, है ना? आगे साक्षात्कार विधि के सीमाओं को लिखना है। साक्षात्कार में क्या होता है? साक्षात्कार में 2 व्यक्तियों के एक दूसरे के सामने होते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, क्या विधि होता है? तो प्रश्नोत्तर के लिए स्वतंत्र होने के कारण साक्षात्कारता जो है उदारता का संवाद पक्षतापूर्ण होना संभव है, जिससे कि शोध में विश्वसनीय और वैधता का अभाव होता है। आगे है कि प्रतिक्रिया लिपिद न होने के कारण जो है कुछ सूचनाओं को छूट भी जाने का भी डर होता है कि मतलब साक्षात्कार समय उसमें तो देख के बोलना नहीं है, जो भी बोलना है तो फेस टू फेस व्यक्ति के सामने बोलना है। तो उसमें बहुत सारा चीज़ कुछ-कुछ छूट भी जाता है। उसी तरह से अनेक बातें ऐसी होती हैं जिनको जो है एक व्यक्ति जो है दूसरे के सामने जो है मतलब प्रकट करने में संकोच भी करता है, बताने में करिए कैसे बताएँ, है ना? जैसे कि मान के चलिए कि अभी कोई डॉक्टर है, डॉक्टर की जगह आप इलाज कराने गए हैं, तो वहाँ भी डॉक्टर जो है वो पूछता है कि आपको क्या-क्या हुआ है? तो वो भी एक तरह का साक्षात्कार है ना? साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू टाइप में। अतः अनेक बातें भी छिपा लेता है, इस तरह से आप लोग आगे लिखिएगा। नेक्स्ट आता है कि मनोवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाला कारक कौन-कौन है? तो अतिरिक्त सूचना, है ना? मनोवृत्ति का जो भी प्रभावित करने वाला कारक है, तो पहला जो है अतिरिक्त सूचना, मनोवृत्ति में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के जो है सूचना को प्रभाव होता है। औपचारिक सूचना जैसे कि शिक्षा हो गया, प्रचार आदि। अनौपचारिक जैसे कि व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरे से बातचीत करना, ये सारा चीज़ हो गया। जैसे कि समाचार पत्र, टेलीविज़न हो गया। दूसरा में है जो है समूह में परिवर्तन। जिस समूह में व्यक्ति रहता है, उस समूह का प्रभाव उसकी मनोवृत्ति पर ही पड़ता है। जिस तरह के माहौल में रहेगा, उस तरह का ही उसका मतलब मनोवृत्ति मन जो है उसी तरह का रहेगा, उसी तरह का वो डेवलपमेंट करेगा। यदि व्यक्ति का अपना समूह जो है बदलकर दूसरे समूह में शामिल हो जाता है, तो पूर्व मनोवृत्ति जो है परिवर्तन हो जाता है। पहले का व्यवहार उसका चेंज हो जाएगा। उसी तरह से संचार है ना? मनोवृत्ति परिवर्तन में संचार का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, विशेषकर अनुयात्मक संचार मनोवृत्ति परिवर्तन का महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण भी होता है। संचारक का विशेषता हो गया, सूचना का स्वरूप हो गया, ये सारा चीज़ जो है। आगे बुद्धि की परीक्षण की उपयोगिता को लिखे, है ना? बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता है? इसका क्या उपयोगिता है? तो बुद्धि परीक्षण द्वारा व्यक्तियों की बुद्धि की माप की जाती है। आधुनिक युग में इसका जो प्रयोग कई क्षेत्रों में होता है, फलस्वरूप इसकी उपयोगिता काफ़ी अधिक है। ऐसे कुछ उपयोगिता का वर्णन जो है निम्नलिखित में है। पालक है, शिक्षा में उपयोग, है ना? बुद्धि जो है उसको परीक्षण करने के लिए शिक्षा में इसका बहुत उपयोग है। बुद्धि परीक्षण से ही उपयोगिता में स्कूल में काफ़ी अधिक है ना? बुद्धि का परीक्षण स्कूल में बहुत ज़्यादा होता है। इस परीक्षण का उपयोग जो है शिक्षक यह पता लगा लेता है कि वर्ग में जो है कितने मंद बुद्धि के छात्र हैं, है ना? शिक्षा में उपयोग बुद्धि आता है और उसके बुद्धि से परीक्षण से मतलब टीचर को पता चल जाता है कि मतलब कौन जो है स्टूडेंट जो है मंद बुद्धि का है। उसका हाव-भाव, व्यवहार से ही पता चल जाता है कि किस तरह का है ये सब। कितने तेज़ बुद्धि वाला छात्र है उसको मतलब जो है तेज़ हो या फिर तो भोथर जो बोल दिया, है ना? मतलब मंद बुद्धि को बोलिए, वो कैसे पता चलता है? तो टीचर को अपने पता चल जाता है कि मतलब परीक्षण करके कि मतलब ये अगर अच्छा जवाब दे रहा है तो ठीक-ठाक है, नहीं तो नहीं। आगे उसी तरह से बाल निर्देशन का उपयोग करके, है ना? बुद्धि परीक्षण का उपयोग बाल निर्देशन काफ़ी होता है। इसके लिए जो है बच्चों की बुद्धि माप ली जाती है और तंद्रुन रूप से उन्हें निर्देशित किया जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि कम बुद्धि वाला बालक अपनी नासमझी के कारण जो है वो मतलब अच्छा से जो है समाज में विरोधी कार्य करने लगता है। समाज में जिस तरह कार्य होता है उस तरह नहीं, उसका उल्टा काम करता है। उसी तरह मानसिक दुर्बलता की पहचान करने से भी जो होता है बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रायड के अनुसार मन के गत्यात्मक पहलू को चर्चा करना है। फ्रायड के अनुसार मूल्य प्रवृत्ति में उत्पन्न मानसिकता संघर्ष समाधान जिस साधनों द्वारा होता है वे सभी गत्यात्मक मॉडल में अंतर्गत आते हैं और जिनका जो है वो 3 तत्व है। इदम, इद, यहम, है ना? ये 3 जो है फ्रायड के अनुसार जो है 3 गत्यात्मक पहलू है। इदम, इड और अहम, है ना? इदम इदम हो गया, इड हो गया, इड, अहम और प्राहम, ये जो है वो 3 हो गया, है ना? इदम, इद ये एक ही का नाम है। इदम, इद एक ही है, अहम 2 हो गया और प्राहम 3 जो है वो फ्रायड के अनुसार है। ईद क्या होता है ना? ईद जो है यह व्यक्तियों की मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत होता है। इसका संबंध जो है वो व्यक्तियों की आदिम आवश्यकताओं, काम इच्छाओं और आक्रामक जो आवेग होता है तत्कालीन दृष्टि से ये चीज़ होता है। अहम में क्या होता है? इसका विकास जो होता है ईड से होता है। यह व्यक्तियों की मूल प्रवृत्ति, आवश्यकताओं, संतुष्टि, वास्तविकता का धरातल पर व्यक्तित्व का संरचना ये सारा चीज़ होता है। और प्राहम में जो होता है प्राहम में मानसिक और प्रकार ये कार्यों नैतिक साक्षाओं के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि मनोविदिलता के प्रकार को बताना है। तो मनोविदिलता का प्रकार जो है वो निम्नलिखित है। पहला जो है वो पैरानायड है मनोविदिलता। इसमें भ्रम या वहम होता है और यह जो है अक्सर तीव्र होता है, बहुत तेज़ी से होता है और कुछ विषय में यह बाद में भी होता है, जैसे कि उत्पीड़न हो गया, ईर्ष्या हो गया, वे चिंता, गुस्सा अलावा ये जो है पैरानायड मनोविदलता है। उसी तरह से अव्यय अ, अव्यवस्थित मनोविदलता होता है। इसमें बोलने और व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अवस्थाएँ होती है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति विषय से हटकर
बात करेगा, जो चीज़ में बात करना है वो चीज़ में नहीं बात करेगा, दूसरा चीज़ में बात करने लगता है, जो कि पूछा जा रहा है उससे अलग जवाब देगा, है ना? ये अव्यवस्थित मनोविदलता होता है। आगे है तान प्रतिबिंबी कैटानिक मनोविदिलता। ये कहा होता है कि इसमें अत्यधिक गतिहीनता और अप्रतिसाद हो जा सकते हैं। इसमें कि रोगी स्थिर गूंगापन या नकारात्मक मतलब कोई भी बोले कुछ पूछा जा रहा है बोले भी नहीं करेगा एकदम पूरा मतलब आवाज़ें नहीं कुछ मतलब कुछ भी पूछा जा रहा है लेकिन नहीं बोलेगा। नेक्स्ट आता है अव्यवस्थित मनोविदिलता। इसमें क्या होता है कि इसमें तब कहा जाता है जब व्यक्ति जो है कम से कम एक बार मनोविदिलता के लक्षण हो चुके हैं लेकिन अब कोई उसमें प्रमुख लक्षण नहीं है। तो ये इसके अंतर्गत आता है। इस तरह से बहुत सारा जो है ना एक-एक करके आप लोग देखिएगा। आगे परामर्श कौशल क्या है ना? प्रमुख परामर्श विधियों की भी चर्चा करना है। तो परामर्श कौशल मनोविज्ञान सहायता से प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जो है द्विपक्षीय होता है, जिसमें कि एक पक्ष सहायता प्राप्त करने के लिए दूसरा पक्ष को परामर्श जो है विशेषज्ञ के हैसियत से सहायता यानी परामर्श देने के लिए इच्छुक होता है। इस परामर्श कौशल क्या होता है? जैसे परामर्श कौशल है कि एक व्यक्ति कोई व्यक्ति आपको कुछ पूछ रहा है और उसको आप बता रहे हैं कि इस काम को ऐसे करो, इस तरह से करो, है ना? वो सारा जो है परामर्श कौशल कहलाता है। तो परामर्श कौशल में जो एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को कुछ गाइड करने के लिए उस पर जो कैपेबिलिटी होता है, उसमें कुछ हुनर होता है, तो उसी को परामर्श कौशल बोला जाता है। तो इसका क्या-क्या पहचान है? तो पहला जो है प्रारंभिक खुलापन हो प्रारंभ में जो है प्रारंभ में पराम पा परम जो परमा परामर्शदाता जो होता है और लाभार्थी एक-दूसरे को ही नहीं जानते हैं। इसलिए वो पहला कार्य दोनों को सहज संबंध स्थापना करना पड़ता है कि मतलब दोनों एक-दूसरे के जाने। उस तरह से गहराई की खोजबीन होता है। इस अवस्था में परामर्शदाता जो होता है, जो गाइड करने वाला है, लाभार्थी को मनो मनोगतिकी और परिस्थिति जो है वो जूझने और व्यवहारों के बारे में जो है विचार-विमर्श हेतु अपना मत को क्या करता है प्रस्तुत करता है और परामर्शदाता जो है वो परामर्श के कुछ सत्र के बाद जो है प्रगतिशील और संतोषदायी सफलता के बारे में जो है लाभार्थी की प्रतिक्रिया जो है जानने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आता है तीसरा में कि कार्यवाही करना, है ना? यह वह व्यवस्था होता है जिससे कि आवश्यक निर्णय लिया जाता है कि मतलब अब क्या किया जाए इसके बाद। तो ये था आप लोग का साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव। इसके बाद और भी क्वेश्चन आएगा। तो चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।